तो आज का हम फिर अपना जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। हमारा कल का जो लेक्चर था वो हाफ हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद मीटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो मीटिंग बंद हो गई थी। बाकी का हिस्सा मैंने रिकॉर्ड करके कंप्लीट करके अपलोड कर दिया था, तो अगर उसका भी ना हो तो वो यूट्यूब पर वो मैंने अपलोड किया हुआ है। एरे के साथ हमने देखा था कल कि हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक लिस्ट की जो हमारी एरे इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको यूज़ करते हुए हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, साथ स्टैक होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है, इन चीज़ों को हमने देखा था। ऑपरेशन सारे हमने पुश तक वैसे कर लिए थे, बाकी जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे। स्टैक अगर हमारा कंप्लीट हो गया है तो एरे के साथ, तो आप फिर उसकी एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। 131 आप स्क्रीन शेयर करें अगर कंप्लीट कर लिया है तो। ओके, एक मिनट। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है शेयर। एरे का साइज 2 दिया था तो 2 से ज्यादा नहीं ले रहा, फुल हो जाती है स्टैक। फिर इसने एरर शो किया कि स्टैक ओवरफ्लोज। ठीक, अब इसको रिमूव करें, डाटा पॉप करें। एक मिनट। दोबारा पॉप करें। स्टैक इज एम्प्टी, ठीक। पीक वैल्यू डिस्प्ले करें। स्टैक एम्प्टी है तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसमें, तो एरर डिस्प्ले करना। ठीक, सही है। स्क्रीन अब अपनी ऑफ कर दें। ओके। 135 आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। वन थर्टी फाइव मैंने कल क्लास में से देखी। ठीक। 120 आप एक बार स्क्रीन शेयर करके जो हमारा पुश का मेथड है उसको एक्सप्लेन कर दें। मैं करूं? जी, पुश का मेथड उसको एक्सप्लेन कर दें स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। जो पुश का फंक्शन है उसमें हमने ये करना था कि हमने एक फंक्शन बनाया था ऑलरेडी इस फुल का। इस फुल में ये था कि अगर टॉप जो है उसका साइज -1 तक है। साइज -1 इसलिए लिए कि जो एरे के इंडेक्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 5 साइज दिया हुआ है तो 0 से 4 तक वो चलेगा। तो 4 तक जब वो पहुंचेगा तो उसके बाद स्टैक जो है वो फुल हो जाएगा।
अब पुश में ये होता है कि हम नंबर जो है वो इंसर्ट करवाते जाते हैं, उसमें ऐड करते जाते हैं। तो हम जितने नंबर ऐड करवाते जाएंगे वो तब तक चलेगा जब तक स्टैक हमारा फुल नहीं हो जाता, और जब साइज की इक्वल हो जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसमें यह है कि टॉप की हमने इनिशियलाइज इसको हमने -1 किया हुआ था ताकि वो किसी को भी पॉइंट ना करे। हम पुश में ये करेंगे कि टॉप प्लस प्लस होता जाएगा, और एरे का वो टॉप यानी कि टॉप जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा उस इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जाएगी। और इस फुल की जो कंडीशन है वो मैंने मेन में जाकर दी है इस फंक्शन में, कि पहले तो वो ये देखे कि साइज जो है वो ज़्यादा है ताकि वो एरे को दोबारा फिक्स ना करना पड़े हमें, और नीचे वो ये बता दे कि अगर इस फुल का फंक्शन हमारा चल रहा है, मतलब कि हमारा जो साइज है वो फुल है, तो वो और ज़्यादा वैल्यूज पुश ना करवाए, और अगर ऐसी बात नहीं है तो वो एलिमेंट लेता जाए और इंसर्ट करवाता जाए। ठीक। और ऊपर आप दिखाएं अपने फंक्शन कौन कौन से बनाए हैं क्लास के अंदर। आउटपुट में या ऐसे ही? क्लास, यहाँ पर क्लास बनाई हुई है अपनी ऊपर कोड में। ठीक है। साइज फुल पुश पॉप पीक ट्रावर्सल क्लियर। ठीक है, इसको एक बार रन करें। सबसे पहले कौन सा फंक्शन? नंबर 4 चलाएं। फर्स्ट फिक्स द साइज। ठीक, अब साइज फिक्स करें। कितना? 5। एलिमेंट ऐड करें कोई भी 2। और अब नंबर 4 चलाएं। ठीक, स्टैक को क्लियर करें और दोबारा से चलाएं, कोई नंबर 3 चलाएं। फिक्स द साइज। ठीक है, सही है। स्क्रीन जो है आप कर दें। तो स्टैक पे आप लोगों ने कर लिया है, जो एरे के साथ है उसमें भी आपको आ गया, कोड जो किए हैं वो ठीक किए हुए हैं। अब फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, और आज जो है लिंक लिस्ट के साथ हम देखेंगे हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है हमारा टॉपिक ये वाला भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन हमारे पास पीछे रहेगी, इसमें हमने क्यू को देखना है कि उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आज भी अगर वो क्लास जिस तरह से कल जो है ख़त्म होगी थी इस तरह से दोबारा होती है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि लैपटॉप में कुछ इशू चल रहा है, इसकी वजह से वो वाईफाई बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अगर मैं वहाँ पर जब प्रोग्राम करा रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान नीचे नहीं गया कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई है, इसलिए क्लास जो है अगर ख़त्म होती है आज भी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना मोबाइल पर या कहीं पर। तो हम जब स्टैक के साथ एरे के साथ स्टैक को देखा था, हम देखा था कि इस तरह कि हमारा एक एरे का स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर हम अपना जो डाटा होता है वो स्टोर करते जाते हैं। तो अब एरे में हमारे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम उसमें अपना डाटा जो है स्टोर करते हैं, और इस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल अपनी लिस्ट को देख रहे थे उसी तरह से हमारा सारा चीज़ है। सिर्फ एक डिफरेंस हमने देखा था कि रैंडम इंजर्शन हम उसमें नहीं थे करते, टॉप हम यूज़ करते थे, और जिस जगह पर टॉप पॉइंट कर रहा होता था सिर्फ वहीं पर हम अपना डाटा जो ऐड कर रहे होते थे। अब जब लिंक लिस्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या था कि लिंक लिस्ट में हमारे पास इस तरह से प्रॉपर जो है बॉक्सेस नहीं बने होते, इंडेक्सेस नहीं बने होते। हमारे पास मेमोरी के अंदर रैंडम जगह पे बॉक्सेस बनते हैं, वो जो हम नोड्स बनाते हैं उनको आपस में हमने लिंक किया हुआ होता है। अब मेमोरी के अंदर अगर हमने डिफरेंट 4 नोड्स बना दिए हैं कोई से, तो वो मेमोरी में रैंडम जगह पर कहीं भी पड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान हम खुद से जो है नेक्स्ट का पॉइंटर यूज़ करते हुए उनके दरमियान लिंक बनाते थे। अब लिस्ट और लिंक लिस्ट हमने दोनों को पढ़ा हुआ है, एरे के साथ जो हमने पढ़ा था और लिंक लिस्ट के साथ। पहले हमने जो देखा है वो लिस्ट जो एक एडीटी है उसको यूज़ करते हुए हमने स्टैक एडीटी को इम्प्लीमेंट की है, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक और दूसरी डाटा टाइप जो है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया स्टैक को। आज हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे।
अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास 4 नोड्स मेमोरी में लिंक लिस्ट के बने हुए हैं, तो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग नोड होगा वो उसको हेड पॉइंट कर रहा होगा। अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग को, और हर नोड जो है अपने से नेक्स्ट का एड्रेस जो है स्टोर करता है, उसके पास अपने से नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है और वो अगले को पॉइंट करता जा रहा है। इस तरह से हमारे लास्ट तक चलते जाएंगे, और लास्ट पे जाकर जो हमारा आखिरी नोड होता है उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होता है, और ये आखिरी को हम टेल का नाम दे देते हैं। अब लिंक लिस्ट के अंदर हमने जो स्टैक है उसके अंदर हमने देखा है कि हम जो ऐड इंजर्शन करवा रहे होते हैं, जो हमने पुश का मेथड कॉल करना है, वो क्या करता है कि जहाँ पर टॉप पॉइंट कर रहा है उस जगह पर जाकर वो ऐड करेगा। अब वहाँ पर तो हमारे पास इंडेक्स नंबर थे एरे के अंदर, हम वहाँ पर टॉप के साथ पॉइंट करा रहे थे कि इंडेक्स नंबर के ऊपर पॉइंट करते थे, वहाँ से इंडेक्स पे जाकर वैल्यू रख देते थे, स्टार्टिंग हम उसकी -1 से करते थे। अब लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास उस तरह के इंडेक्सेस नंबर नहीं होते, हमारे पास एड्रेसेस भी नहीं होते, हम सिर्फ हेड का एड्रेस हमारे पास होता है, हम उसको यूज़ करते हुए पूरी लिस्ट में आगे आगे मूव करते हैं, हर एक नोड से नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट पे। अब अगर इसके अंदर हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना तो हम करेंगे कैसे कि यहाँ पर अगर हमने ऐड करना है एक नोड मेमोरी के अंदर कोई भी नोड हमने ऐड करना है, तो हम मेमोरी में पहला जब नोड ऐड करेंगे, हमें पता है कि हम उसको जब एक पहला नोड हम ऐड करते हैं मेमोरी के अंदर, तो हम उसी को हेड भी बोलते हैं और उसी को हम टेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा पहला नोड है, अभी और कोई नोड उसमें ऐड नहीं था जब हमारा पहले स्टार्टिंग हेड नल है। अब एच भी हमारा यही है और टी भी हमारा यही है, टेल और हेड दोनों यही है। अब जब हेड हमारा ये है तो हम इस हेड को ही अपना टॉप पॉइंट जो है समझेंगे, हम यही कहेंगे कि ये हमारा हेड है, यही हमारे पास जो है टॉप भी है। जब यही हमारे पास टॉप है, तो जब नेक्स्ट हमने जब अगला ऐड करना है एक और नोड मेमोरी में, तो हम क्या करते होते थे कि टॉप को एक पॉइंट आगे मूव करवाते थे और वहाँ पर जाकर मेमोरी में नया जो है उस इंडेक्स के ऊपर ऐड करते थे नई वैल्यू। अब जब टॉप हमारा यही है, हेड को ही हम अपना टॉप कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब नई वैल्यू हमने ऐड करनी होती है एक किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम कैसे करते थे कि हम एक नया नोड मेमोरी में बनाते थे, एक नया नोड बनाकर उसको हम पॉइंट करवा देते थे हेड की तरफ, जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा होता था हम उसको हेड की तरफ पॉइंट करवाते थे। जब वो हेड को पॉइंट करना शुरू कर देता था, वो उस लिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाता था, तो हम अपने हेड को एक पॉइंट पीछे मूव करवा देते थे। अगर हेड पहले हमारे यहाँ पर था, अगर पहले हेड यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो अब हम हेड को यहाँ से मूव करवा के इधर पॉइंट करना शुरू कर देते थे कि अब हमारा हेड यहाँ पॉइंट करे। तो हम एक पॉइंट हेड को पीछे ले जाते थे और नया नोड वहाँ पर ऐड कर देते थे। अब स्टैक क्या जो रूल फॉलो करता है वो होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो लास्ट पर हमारा चीज़ हमने ऐड की है उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो अब अगर पहला नोड हमारा ये था, इसको हमने पहले यहाँ पर जो इस नोड को पहले ऐड किया, उसके बाद अगला नोड हमने ऐड किया ये पीछे, अब ये नोड पीछे आया है लिस्ट के अंदर, तो ये बाद में आया। अब अगर हमने रिमूव करना है, ये पॉप का मेथड कॉल होगा, तो हमने जहाँ पर हेड पॉइंट कर है उसी वैल्यू को उसको वहाँ से हटाना होगा, हम हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे। अगर हमने पॉप करवाना है तो हम लेफ़्ट साइड से नहीं करवाएंगे, हम राइट साइड से करवाएंगे, क्योंकि जो एलिमेंट लास्ट पे ऐड हुआ है वो राइट साइड पे आ रहा है। अब जब वो राइट साइड पे आ रहा है तो हमने, क्योंकि उसी एलिमेंट को निकालना है जो सबसे आखिर पे ऐड हुआ था, तो हम जो है जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को पॉप करेंगे और हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवा देंगे। अब हेड को एक पॉइंट आगे जो मूव कराना है उसका मुश्किल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हेड के पास अपने से नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होता है उसके नेक्स्ट वाले खाने के अंदर। अगर हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारा जगह पर हेड हमारा पॉइंट कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट के अंदर अगले नोड का एड्रेस मौजूद है। अगर हमने हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, हेड इज़ इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, कि हेड को उसके नेक्स्ट के इक्वल करेंगे तो हेड हमारा ऑटोमेटिकली मूव करके इस जगह पर आ जाएगा, पीछे से हेड ख़त्म हो जाएगा। तो जब हमने पॉप करना है तो हम हेड को एक पॉइंट लेफ्ट तरफ लेके आएंगे, और जब हमने पुश करना है तो हम जिस तरह से नॉर्मल एक नोड बनाते हैं मेमोरी के अंदर वैसे ही नोड बनाएंगे। जिस तरह से नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देते हैं हेड की तरफ, वैसे ही हेड की तरफ पॉइंट कराएंगे और हेड को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। तो ये मेथड बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर देखा था। जब पीक फिर हमें मेथड यूज़ करना है, तो पीक के अंदर हमें क्योंकि टॉप पे जो वैल्यू होती है उसी की हमने जो है रिटर्न करना होता है यूज़र को, तो जो डाटा पड़ा होगा हेड के अंदर उसी वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे यूज़र को। और अगर ट्रैवर्स हमने करना है तो जिस तरह लिंक लिस्ट के अंदर हमने पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स किया था, हम एक नया नोड बनाते थे, उसको हेड के इक्वल करते थे और उस लूप को जब हम चलाते थे तो तब तक चलाते थे जब तक हमारी टेल नहीं आ जाती, या टैम्प हमारा नॉट इक्वल टू नल रहता है तब तक हम उसको चलाते थे और हर बार उसको अपने से नेक्स्ट की तरफ मूव करवाते थे, और अंदर लूप में जाके हम सिंपल सी आउट करवाते थे हर नोड के डाटा को। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे जो हम लिंक लिस्ट के अंदर हमने किया था। तो इन सबको अगर हम कोड में देखते हैं तो
हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक क्लास चाहिए नोड की, जहाँ पर हमें नोड हमें स्टोर करवाने हैं। उसके लिए हमें एक क्लास चाहिए, इस नोड के अंदर हम एक डाटा स्टोर करवाएं और नेक्स्ट का पॉइंटर जो है उसको स्टोर कराएं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक नोड की क्लास बना लेनी है। इसके अंदर हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं हम उनको पब्लिक में ही रखेंगे, क्योंकि हमने इनको बाहर एक्सेस करना है बार बार। तो यहाँ पब्लिक में आकर एक हमारे पास इंट डाटा का वेरिएबल, दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे जो अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, और उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट का नाम दे देंगे। जब ये हो गया तो इनके इनिशियल वैल्यूज़ के लिए हम एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जिससे हम हर बार लिंक लिस्ट के अंदर बनाते हैं। तो इसको मैं यहीं पर इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पर डाटा इज़ इक्वल टू 0, नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। अब डाटा की वैल्यू हमने 0 कर दी और नेक्स्ट की वैल्यू जो है नल कर दी, और ये क्लास जो नोड की हमारी क्लास है ये हमारी यहाँ पर बन गई है। अब इसके बाद हमें एक और क्लास चाहिए जिसको हमने यूज़ करते हुए, अब ये एक जो क्लास बनी है ये नोड की, ये सिर्फ एक नोड के लिए, जो भी हम कोई भी एक सिंगल नोड बनाएंगे ये उसके लिए तो ये क्लास हमारी बन गई है। लेकिन जब हमने एक पूरी लिस्ट बनानी है जिनको हमने बहुत सारे नोड्स बनाने हैं, उनको एक दूसरे से लिंक करना है, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हमें एक और जो है डाटा टाइप एक और क्लास चाहिए जहाँ पे हम खुद से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और खुद से अपनी मर्ज़ी से बार बार नोड्स को बना सकें। तो वहाँ पर हम एक नई क्लास बनाएंगे। तो क्योंकि हम स्टैक के लिए इसको बना रहे हैं तो इसका नाम भी हम यहाँ पर स्टैक रख देते हैं। अब यहाँ पर स्टैक की क्लास के अंदर हमें जो डाटा मेंबर्स चाहिए उनको हम प्राइवेट में रखेंगे, क्योंकि इनके ऑपरेशन यहीं पे डिफ़ाइन करते हैं जो हमने यूज़ करने हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या क्या, एक तो इस तरह से हमें हेड चाहिए, उस हेड को हम एज अ टॉप भी जो है यूज़ करेंगे, और एक हमें टेल का पॉइंटर चाहिए वो हमें चाहिए। उसके साथ हम एक काउंट का जो हमें एक जो हम काउंटर बनाते होते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमने कितने जो है वेरिएबल स्टोर किए हुए हैं, तो हम एक काउंट का वेरिएबल भी बना लेंगे। इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अब साइज़ हम यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं कर रहे, साइज़ हमें जो है फिक्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर फ़ायदा यही है कि हमें साइज़ फिक्स नहीं करना पड़ता, तो इसलिए साइज़ का कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं होगा। तीन हमारे पास चीज़ें डाटा मेंबर्स होंगे, एक हेड का, एक टेल का और तीसरा काउंट का वेरिएबल। तो यहाँ पर आकर हम नोड स्टैटिक हेड उसके बाद नोड स्टैटिक टेल और एक इंट का वेरिएबल काउंट का। अभी हमें डाटा मेंबर्स अपने बना लिए हैं, तो इसके बाद हमें पब्लिक के अंदर के मेथड जो हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टैक का जो हमने क्लास बनाई है इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने करना क्या, जो इनिशियल वैल्यूज़ हमने देनी है उनकी इनिशियल वैल्यूज़ हम यहाँ पर उनको देंगे। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टैक हेड और टेल के इनिशियल वैल्यू जो हम जो है 0 कर देंगे, तो हेड इज़ इक्वल टू टेल इज़ इक्वल टू नल। अब ये स्टेप जो हमने हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल किया है वो वही है। अगर हम हेड को डायरेक्ट नल कर दें, नेक्स्ट स्टेप में टेल को नल कर दें, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो नल है वो साइन होगा टेल को, जब टेल नल हो जाएगा तो वो साइन हो जाएगा हेड को। तो ये स्टेप अगर हम हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल नल कर दें, या यहाँ पर वैसे इस तरह दो स्टेप्स में कर दें, ये सेम ही चीज़ है। और काउंट की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर दें ताकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी जो है 0 हो जाए। उसके बाद जो अगला मेथड हमने देखना है वो हमारे पास पुश का मेथड है, जो हमने वैल्यूज़ ऐड करनी है लिंक लिस्ट के अंदर। तो पुश के मेथड को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रिटर्न वो कुछ भी नहीं करता, उसने कोई भी चीज़ यूज़र को रिटर्न नहीं करनी होती, तो उसकी डाटा टाइप जो है वर्ड आगे पुश, और एक यूज़र कोई ना कोई जो है वैल्यू देगा जो हमने जाकर उस जगह पर रखनी है। तो उसके लिए रिसीव करने के लिए हम एक आर्गुमेंट यहाँ पर देंगे इंटीजर का। यहाँ पर ये पुश का मेथड, इसकी अगर हम कोडिंग को देखते हैं तो void
स्टैक पुश, उसके अंदर क्योंकि हम एक आर्गुमेंट ये दिया हुआ है तो यूज़र से रिसीव करने के लिए यहाँ पर हम उसको ये पुश का हमने जो है बनाया, हमारे पास जो मेथड है उसको हमने एक यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया जो इससे हम यूज़र से वैल्यू रिसीव करेंगे जो यूज़र ने ऐड करवानी है लिस्ट के अंदर। अब पुश जब हमने करना है तो जब हम एरे के साथ उसको बना रहे थे, एरे के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो पुश के मेथड के अंदर हमने एक चेक लगाया था इस फुल का कि अगर यहाँ पर हमारी स्टैक फुल नहीं है तो ये मेथड चले, क्योंकि वहाँ पर हमें साइज़ फिक्स करना पड़ता था एरे के साथ। अब यहाँ पर जब लिंक लिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारे साइज़ जो है उसको फिक्स नहीं किया हुआ, साइज़ जो है हमारे पास जितना भी हम चाहें वो चीज़ ऐड कर सकते हैं नोट्स को, हम साइज़ फिक्स नहीं कर रहे। तो इसलिए यहाँ पर पुश के मेथड के अंदर हमें वो चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने साइज़ फिक्स ही नहीं किया हुआ। जहाँ पर साइज़ फिक्स करेंगे वहाँ पर तो हम चेक लगाएंगे, जहाँ पर अब हम साइज़ फिक्स नहीं कर रहे तो उस जगह पर कोई भी इस फुल का मेथड हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वही काम करेंगे जो हम पुश के लिए करते हैं। तो पुश कर यहाँ पर जब हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम इस किस तरह से ऐड करना होता है कि हमें पहले मेमोरी में एक नोड बनाना होता है, एक नोड बनाकर उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। अब जो भी डाटा उसमें स्टोर होता है वो वहाँ पर हमने स्टोर करवा दिया, उसके बाद हमने उसको पॉइंट कराना होता है हेड की तरफ। अब हेड की तरफ हम तब पॉइंट कराते हैं जब पहले से हेड में कोई वैल्यू पड़ी हुई है। अगर हेड पहले ही नल है तो फिर वो नोड जो हम पहला बना रहे हैं वो खुद ही हेड होता है, और अगर वो खुद ही हेड है और आगे कोई नोड नहीं है तो टेल भी वही होगा। तो यहाँ पर जो हम चेक करते थे, इस हमने लिंक लिस्ट के अंदर किया था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक नोड बनाएंगे, नोड स्टैटिक टेम्प नाम से, और इसकी जो मेमोरी एलोकेशन हम करेंगे एक नोड क्लास जितनी करेंगे कि उस क्लास में जितनी मेमोरी उसको चाहिए उतनी ही मेमोरी यहाँ पर इसको एलोकेट कर दूँ। उसके बाद उस टेम्प के अंदर जो डाटा हमने स्टोर करवाना है वही है जो यूज़र ने सेंड किया है, वहाँ आर्गूमेंट के ज़रिए से जो पास उसने कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू जब हमने स्टोर करवा ली है तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारा हेड नल होगा कि अभी तक लिस्ट में कुछ ऐड नहीं किया गया, या कुछ ना कुछ लिस्ट में ऐड है तो हेड हमारा कहीं ना कहीं वो पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे कि इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, कि अगर हमारा हेड जो है नल है, अगर हेड है ही नल तो क्या करो कि एम के नेक्स्ट को नल करवा दो, क्योंकि अभी तक हेड जो है कुछ पहले नहीं था, कहीं पॉइंट नहीं था कर रहा, इन लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं था किया गया। जब आगे कोई नोड नहीं है, ये पहला नोड है तो इसका नेक्स्ट नल होना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो टेल भी हमारी फिर यही होगी। अगर टेल यही है तो टेल को फिर हम इसी के इक्वल करवा देंगे टेम्प के। अब जब ये टेम्प के इक्वल होगी टेल, तो जो नोड अभी अभी हमने बनाया है वो नोड हमारा उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसको हमने टेल बना दिया है। तो टेल का हमें पता है कि टेल जब हम बनाते हैं एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर तो उसकी जो नेक्स्ट होता है टेल का हमेशा वो नल होता है, वो कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर अगर हेड नल था तो हमने टेम्प के नेक्स्ट नल करवा दिया और टेल को हमने टेम्प के इक्वल करवा दिया कि जो अभी अभी हमने नोड बनाया है यही हमारी टेल भी है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हेड नल ना हो। अगर हेड हमारे पास नल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि पहले तो जब नल था तो हमने उसके नेक्स्ट को नल कर दिया था कि वो कहीं पॉइंट ना करे, लेकिन अब अगर पहले से मेमोरी में कोई नोड है, हेड कहीं पर पॉइंट कर रहा है, तो वो जो स्टार्टिंग नोड अगर हमारे पास पहले से बना हुआ है तो हमने जो नया नोड भी बनाया उसको हमने उसके साथ लिंक करना है। जो नया नोड हमने बनाया, अगर पहला हेड हमारा ये था, अब हमने नया नोड एक ये बनाया, तो ये नेक्स्ट है, इसको यहाँ पर ये जो हमने लिंक बनाना है ये बीच में हमें बनाना पड़ेगा कि ये यहाँ पर आके इस जगह पर पॉइंट करे। तो हम इसके नेक्स्ट को हेड की तरफ पॉइंट करवा देंगे कि जो अभी हमने नोड बनाया है इसका नेक्स्ट वहाँ पॉइंट करे जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर आकर एल्स में करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड के जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट भी पॉइंट करना शुरू कर दे। अब चाहे हेड नल था या नहीं था, जो हमने ऑप्शनल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने थे वो हमने करवा दिए हैं। अब अगर हेड नल भी था तो टेल तो हमने पहले बना दी और उसका नेक्स्ट हमने नल की तरफ पॉइंट करवा दिया। अगर हेड नल नहीं था तो हमने एक नया नोड ऐड करवाया जिसके नेक्स्ट को हमने हेड की तरफ पॉइंट करवा दिया। अब दोनों केसेस में हमने अपना हेड जो है वो चेंज करने हैं। अगर पहले हेड नल था तो अब जो हमने नया नोड बनाया उसको हेड जो है बनाना है, और अगर हेड पहले कहीं पर पॉइंट कर रहा था तो अब हमने जो नया नोड बनाया है हमने हेड उसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने नया नोड बनाया है हम इन्हीं इफ एल्स की कंडीशन के बाहर आकर हेड को उसके इक्वल कर देंगे।
हेड इज़ इक्वल टू टेम्प, क्योंकि दोनों केसेस में अगर हेड नल भी था तो हमने अब एक नया हेड बना दिया है। अब एक हेड हमने एक नया जो एलिमेंट ऐड किया वही हमारा हेड होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी में अब लिंक लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो गया, तो भी टेम्प को ही हम हेड बना देंगे। और अगर पहले कहीं पर हेड पॉइंट का आ रहा था तो हमने नया एलिमेंट को उसके पीछे अब जब लगा दिया, तो अब हेड को एक पॉइंट हमने पीछे मूव करवाना है। तो अब हम हेड को जब इक्वल करेंगे टेम्प के, तो ये यहाँ पर पॉइंट कराने के बजाय यहाँ से ख़त्म होकर ये हेड हमारा इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर अब ये पॉइंट का आ रहा है। और उसके बाद हम एक यहाँ नीचे आकर काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करवा देंगे। तो इस पुश के मेथड को हम अगर गौर से देखें तो ये सेम मेथड वही है हमारा जो हमने लिंक लिस्ट के अंदर देखा था। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई, जैसा कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर बनाया था बिल्कुल सेम वही हमने यहाँ पर भी बना दिया। तो पुश का मेथड हमारा लिंक लिस्ट के अंदर जो सिंपल आता है और स्टैक के लिए ये दोनों ही सेम है, कहीं कोई भी जो है चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है पॉप का मेथड। अब पॉप को हमने देखा कि अगर हमने पॉप करना है स्टैक में से तो हम उस एलिमेंट को पॉप करते हैं जो सबसे आखिर पे ऐड किया गया है, जो सबसे लास्ट पे ऐड हुआ है उसको सबसे पहले पॉप किया जाता है। तो सबसे आखिर पे जो ऐड हुआ है वो हमारा हेड है, क्योंकि हर बार अगर हम नया एलिमेंट जब ऐड करते हैं तो हमारा एक एलिमेंट जो है लेफ़्ट साइड पे ऐड नहीं होता, हमारा राइट साइड पे ऐड होता है। अगर अब यहाँ पर भी एक दोबारा ऐड का मेथड कॉल करेंगे पुश का मेथड, तो जो नया एलिमेंट ऐड होगा वो इस तरफ ऐड होगा। जब वो इस तरफ ऐड होगा तो हमारा उसका लिंक जो हम बनाएंगे वो नेक्स्ट के साथ यहाँ हेड की तरफ पॉइंट कराएंगे। जब वो हेड की तरफ पॉइंट कराना शुरू कर देगा तो हम हेड को एक पॉइंट पीछे मूव करवा देते हैं। जब हेड को हम एक पॉइंट पीछे मूव करवाएंगे तो हेड हमारा इधर चला जाएगा। जब हेड हमारे यहाँ पे चला गया है मतलब अब ये एलिमेंट सबसे लास्ट पे ऐड हम कर रहे हैं। जब ये सबसे लास्ट पे ऐड कर रहे हैं तो पॉप करते टाइम हम इसी को जो है इसको पॉप करेंगे जो सबसे लास्ट पे ऐड हुआ है, क्योंकि स्टैक का रूल यही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट पे ऐड हुआ है उसको फर्स्ट रिमूव करो। तो हम करेंगे क्या कि जो ये एलिमेंट का जो डाटा है इस डाटा को यूज़र को रिटर्न करवाएंगे, और जो हमारा हेड है जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है हम इसको यहाँ के बजाय एक स्टेप आगे ले जाएंगे कि अब तुम यहाँ पर जाके पॉइंट करो। जब वो यहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर देगा तो हमारा पीछे तो हेड रिमूव हो गया। अब जब हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कोई नोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमारा जो लिस्ट का स्टार्ट हमेशा होता है वो हम हेड से करते हैं। हमारे पास सिर्फ हेड का एड्रेस स्टोर होता है। जब हमारे पास हेड का एड्रेस स्टोर है तो जब भी हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट यहाँ हेड से ही स्टार्ट होगी। तो इसी तरह अगर दोबारा से पॉप का मेथड कॉल होता है तो क्या होगा कि जो ये डाटा इस हेड के अंदर अब पड़ा हुआ है वो यूज़र को रिटर्न होगा, और यहाँ के बजाय जो हमारा हेड है हम उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे कि अब हेड यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ से रिमूव होने के बाद हेड जाएगा कहाँ पे, वो अपने से नेक्स्ट के ऊपर पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब हेड हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब पीछे दो नोड्स हैं ऐसे जो लगे हुए हैं मेमोरी में, अब उनसे हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेड का एड्रेस है वो अब यहाँ का हमारे पास है। अब जब भी हम लिस्ट को स्टार्ट करेंगे तो वो हेड से स्टार्ट होगी। वो हेड के पास अपने से नेक्स्ट का एड्रेस तो स्टोर होता है, लेकिन अब इससे पीछे वाले को वो नहीं देख रहा। पीछे कितने भी नोड्स लगे हुए हैं उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पीछे का एड्रेस उसके पास कोई स्टोर नहीं है। उसके पास सिर्फ एक डाटा है जो उसने स्टोर किया हुआ है और एक नेक्स्ट का एड्रेस है। अगर आगे कोई एलिमेंट लगा हुआ है राइट साइड पे तो हेड के साथ को फ़र्क पड़ेगा कि उसके पास आगे का एड्रेस है, लेकिन पीछे जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा लिस्ट को, क्योंकि हेड हमारे यहाँ पर है। लिस्ट का स्टार्ट हम हमेशा हेड से करेंगे। तो पॉप में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, जहाँ पर हेड पॉइंट का आ रहा है उसके डाटा को हम वहाँ से उठा के यूज़र को रिटर्न करवाते हैं और हेड को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। तो कोड में हम इसको किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर अब क्योंकि पॉप को जो मेथड है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो डाटा हमारे पास इंटीजर टाइप का, तो उसकी रिटर्न टाइप इंट की होगी, और उसके बाद यहाँ पर पॉप। लेकिन यहाँ पर कोई भी हम यूज़र जो है चीज़ सेंड नहीं कर रहा, कोई आर्गूमेंट हम यहाँ पे पास इसको नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई नया चीज़ हम इसको पास नहीं करेंगे। उसने खुद से डाटा रिटर्न करना है जाकर, कोई भी नई चीज़ हम ऐड नहीं करवा रहे, इसलिए कोई आर्गूमेंट हम यहाँ पे उसको नहीं देंगे। अब पॉप के अगर हम यहाँ पे कोडिंग को देखते हैं तो इंट स्टैक पॉप। अब यहाँ पर पुश के अंदर तो हमने देखा कि हमारे क्योंकि हमने साइज़ फिक्स नहीं किया हुआ था तो फुल हो ही नहीं सकता हमारा स्टैक कभी भी फुल नहीं होता, कि हमने साइज़ अगर फिक्स नहीं किया तो इतनी मेमोरी हमारे पास अगर 2 GB मेमोरी भी रैम के अंदर है तो हम जितने मर्जी नोट्स उसको ऐड करते हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम कोड चलाते जाएंगे, हम जितने नोट ऐड कर रहे हैं वो होते जा रहे हैं ऐड। तो साइज़ फिक्स नहीं है तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमें साइज़ फुल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पॉप के केस में हम ये चीज़ करेंगे, क्योंकि लिस्ट फुल तो नहीं हो सकती, हमारा लिंक लिस्ट फुल नहीं हो सकती, लेकिन खाली हो सकती है। जब वो खाली हो सकती है तो खाली किस कंडीशन में होगी कि हमारा हेड जो है वो नल हो। अगर हेड हमारा नल है
मतलब लिंक लिस्ट के अंदर भी कुछ भी ऐड नहीं किया गया। हम हेड को नल से चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा हेड नल है तो भी लिंक खाली, जो लिस्ट है वो खाली है। दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं काउंट की वैल्यू अगर 0 है तो भी हमारी लिस्ट है जो खाली है। तो अगर हमने वो चेक लगाना है यहाँ पर तो हम डायरेक्ट भी वो चेक लगा सकते हैं। और एक चीज़ हम और कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक मेथड बना सकते हैं बूल टाइप का इस एम्प्टी के नाम से, इस तरह से हमने अपनी एरे के अंदर बनाया था। अब इस एम्प्टी के अंदर एक आर्गूमेंट हम कोई पास नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ चेक करके उसने जो भी बताना है वो बताएगा। और यहाँ पर हमने बूल एक टाइप बता दिया है, बूल टाइप का डाटा वो रिटर्न करेगा। बूल की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब 1 को हम ट्रू भी कहते हैं और 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं। वहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करवाएं या 1 करवाएं वो सेम चीज़ है। इस तरह से 0 रिटर्न करवाएं या फॉल्स रिटर्न करवाएं वो भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पर अगर हम उसकी कोडिंग को देखें तो बूल स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पर आकर इस एम्प्टी के अंदर हम करेंगे क्या कि हमने देखना है कि हमारा स्टैक खाली है कि नहीं है। अब खाली हो किस सूरत में हो सकता है, हमने भी देखा है कि अगर हेड नल है तो हमारा स्टैक खाली है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल। अब यहाँ पे हमें हेड इज़ डबल इक्वल टू नल लिखा है, आप किसी का और यहाँ पर मैं और का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेड इज़ इक्वल टू नल है या काउंट इज़ डबल इक्वल टू 0 है। तो इनमें से आप जो भी कंडीशन यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं कि अगर तो काउंट की वैल्यू क्या है डबल इक्वल टू 0 चेक कर लें या हेड चेक कर लें कि वो नल है कि नहीं है। अगर इन दोनों से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो क्या करो कि यहाँ पर आकर रिटर्न कर दो ट्रू। अब यहाँ पर रिटर्न हम ट्रू करवाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर जहाँ पर भी हम इसको कॉल करेंगे वो यहाँ पर इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे किसी इफ़ की कंडीशन के अंदर हम ये मेथड कॉल करते हैं तो इफ़ की कंडीशन तब चलती है जब जो कंडीशन लगी हुई है वो ट्रू हो। तो अगर कंडीशन के अंदर सिर्फ ये कॉल हुआ हुआ है मेथड तो यहाँ से अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो उस कंडीशन को वहाँ पर जहाँ पर वो कॉल किया गया है उसको वो ट्रू कर देगा और वो इफ़ चलेगा। अगर यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न करते हैं तो जिस जगह पर ये कॉल हो रहा है इस कंडीशन के अंदर तो वहाँ पर जाके फॉल्स प्लेस कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है कि तो वो इफ़ नहीं चलता तो वो फिर एल्स वाले कंडीशन में अपनी चला जाया करेगा। अब यहाँ पर इस सूरत में ये कि हेड नल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू और एल्स में वो क्या रिटर्न करेगा कि फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर ट्रू रिटर्न करने की क्या अगर 1 रिटर्न करते हैं सिंपल, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर मैं 1 रिटर्न कर देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का मतलब भी ट्रू है और ट्रू हम लिखते हैं तो वहाँ पर भी ट्रू ही जाएगा। अगर नीचे फॉल्स की जगह पर हम यहाँ पर अगर 0 लिख देते हैं कि रिटर्न 0 तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 का मतलब भी फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पर 1 रिटर्न करो या 0 रिटर्न करो या ट्रू रिटर्न करो फॉल्स रिटर्न करो, ये सेम ही चीज़ें। तो यहाँ पर आकर अब अगर हम पॉप के मेथड में पहले चेक करेंगे कि इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारा ये एम्प्टी नहीं है स्टैक तो ही आगे अपना जो एक्शन परफॉर्म करो। और एल्स में अगर वो एम्प्टी है तो यहाँ पर आकर जो हम से आउट कराते होते हैं कि स्टैक इज़ एम्प्टी, ये एरर हम डिस्प्ले करवा देते हैं कि अगर वो खाली है तो यहाँ पर बता दो कि स्टैक इज़ एम्प्टी। अब यहाँ पर इफ़ के अंदर हमने लिखा है कि नॉट एम्प्टी तो ये काम करो और एल्स में जाके हमने वो एरर दिया कि अगर वो एम्प्टी है पड़ा होगा तो एरर डिस्प्ले करवा दो। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे करना चाहें कि नॉट का ऑपरेटर हम यूज़ नहीं करना चाहते, हम चेक करना चाहते हैं कि अगर एम्प्टी है तो पहली कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, इफ़ स्टैक इज़ एम्प्टी, अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है स्टैक खाली है तो उस इफ़ की कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अगर स्टैक खाली है तो ये एरर डिस्प्ले करा दो। हमने नॉट का ऑपरेटर अब यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया है कि चेक करो कि अगर स्टैक खाली है तो एरर डिस्प्ले करा दो और अगर खाली नहीं है तो आके अपने ऑप्शन जो एक्शन परफॉर्म करानी है, जो पॉप का एक्शन परफॉर्म कराना है वो कराओ। तो अगर हम सिर्फ ये चेक करना चाहें कि स्टैक खाली है तो एरर डिस्प्ले करा दो तो हम नॉट का ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल इज़ एम्प्टी का मेथड कॉल करेंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू है यहाँ पे आगे डिस्प्ले करा दे कि स्टैक इज़ एम्प्टी। लेकिन अगर हम इस तरह चाहते हैं कि वो चेक करे कि स्टैक खाली नहीं है तो नॉट का ऑपरेटर यूज़ करें और फिर हम ये स्टेटमेंट जो है एल्स वाले खाने में लिखेंगे क्योंकि अब हम चेक कर रहे हैं कि नॉट एम्प्टी, नॉट का ऑपरेटर हमने यूज़ किया है
तो अब जब तक ये नॉट एम्प्टी रहेगा, जब तक वो खाली है हमारा स्टैक, इस एम्प्टी की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब वो खाली होगा। तो अगर खाली नहीं है तो इफ़ की कंडीशन चलाओ, और अगर खाली है तो एल्स में चले जाओ। तो इनमें से जो भी तरीका आप यूज़ करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक जो है हर कोडर अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। अब पॉप के अंदर हमने करना क्या था, पॉप पे हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमने वो डाटा जो है रिटर्न करवाना है। अब डाटा अगर रिटर्न करवाना है तो अगर हम रिटर्न करवाना चाहते हैं डाटा को, तो हम किस तरह करवा सकते हैं कि हेड के अंदर जाओ और जो डाटा में वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करो। अगर वो वैल्यू हमें रिटर्न करानी है तो हम इसके पीछे सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं रिटर्न की, रिटर्न हेड डाटा। अब इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर डाटा के अंदर स्टेट, यहाँ पर जो भी यहाँ पर भी हेड पॉइंट का आ रहा है, अगर हेड हमारा यहाँ पर पॉइंट का आ रहा है तो जो डाटा में वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न हो जाएगी यूज़र को। वो वैल्यूज़ यूज़र को रिटर्न होगी है, लेकिन हेड हमने आगे मूव नहीं करवाया। हेड अभी भी हमारा यहीं पे पॉइंट कर रहा है। हमने डायरेक्टली क्या किया कि जाके हमने उसको सिर्फ वैल्यू रिटर्न करवा दिया, हमने हेड को आगे मूव नहीं करवाया। तो हमारा ये जो कोड फिर होगा उसकी राजी ख़राब हो जाएगी। अगर हमने हेड को भी आगे मूव करवाना है तो हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले हेड को करवाते हैं हेड इज़ इक्वल टू हेड के नेक्स्ट के। हेड को क्या करो कि हेड के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, अब हेड के नेक्स्ट के अंदर जाहिर बात है उससे आगे वाले का एड्रेस होगा। अगर हेड हमारा ये है, यहाँ पर एच हमारा यहाँ पर, तो इसके नेक्स्ट में अपने से अगले नोड का है। अगर हम इसको हेड को इक्वल करें इसके नेक्स्ट के, तो नेक्स्ट में जो एड्रेस स्टोर है वो अगले वाले नोड के, तो हेड हमारा यहाँ से ख़त्म होकर अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, अगले नोड पे चला जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि हेड इज़ इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अब ये स्टेप पहले परफॉर्म हो रहा है, हेड इज़ इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, और रिटर्न हेड डाटा बाद में हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि हेड पहले आगे मूव हो रहा है। अब हेड हमने पहले आगे मूव करवा दिया, उसके बाद हमने हेड का डाटा रिटर्न करवाया। तो क्या होगा कि जो पहले वाला डाटा हमने रिटर्न करवाना था वो रिटर्न नहीं हो रहा। अब हेड पहले क्योंकि आगे मूव हो गया तो अब अगले नोड का डाटा ही रिटर्न हो रहा है। तो अभी भी हमारा जो लॉजिक है वो ख़राब है, क्योंकि हमने पहले डाटा रिटर्न करवाना है और उसके बाद जो है हमने हेड को आगे मूव कराना है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को, या जो हेड को नेक्स्ट वाला हमने यहाँ से किया है, ये स्टेटमेंट हमने पहले लिखी है, इस स्टेट को अगर अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट को रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, तो क्या होगा कि इफ़ नॉट एम्प्टी वाली कंडीशन चेक होगी। अगर स्टैक खाली नहीं है तो आएगा और इस स्टेटमेंट को चलाएगा, रिटर्न हेड का डाटा। अब अगर पहले रिटर्न की स्टेटमेंट चल गई है तो फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर जहाँ पर भी रिटर्न की स्टेटमेंट चलती है वहाँ पर फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाती है, उसके बाद की स्टेटमेंट्स नहीं चलती। अब अगर रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ पर चल जाती है तो क्या करेगा, हेड जहाँ पर भी पॉइंट कर रहा है उसका डाटा तो रिटर्न कर देगा, लेकिन फंक्शन की एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगी, उसके आगे जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो नहीं चलेंगी, तो सारी स्टेटमेंट्स हमारी रुक जाएंगी। अब यहाँ पर अगर रिटर्न हो गया तो उसने यहीं से जो पॉप का मेथड है उसको कंप्लीट कर दिया, डाटा रिटर्न किया और बस ख़त्म। यहाँ से आगे उसने कोई भी चीज़ फंक्शन की नहीं चलाई। तो इसका हल क्या है, हल हमारे पास इसका ये है कि हम डाटा को अगर हमने पहले रिटर्न भी करवाना है और फिर हेड को आगे मूव भी करवाना है, तो हम ये कर सकते हैं कि इस डाटा को जो यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें। पहले हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करवाएं। वो हम कैसे करवा सकते हैं कि यहाँ पर हम आएँ, एक नया वेरिएबल बनाएं इंटीजर का, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने कोई भी यहाँ पर उसको नाम दिया इंटीजर, एक वेरिएबल बनाया क्योंकि डाटा हमारा इंटीजर टाइप का था। उसको हमने इक्वल क्या किया, उसको हमने क्या वैल्यू स्टोर की, हमने कहा कि हेड के डाटा में जाओ और जो वैल्यू हेड के डाटा में पड़ी हुई है उस वैल्यू को उठाकर इस इंटीजर जो हमने बनाया है टेम्प का, यहाँ पर स्टोर करवा दो। जो वैल्यू हेड के डाटा में पड़ी हुई है, जहाँ पर हेड पॉइंट का आ रहा है, अब हेड हमारा क्योंकि पहला नोड होता है, वहाँ पर जहाँ पर भी हेड पॉइंट का आ रहा है उसके डाटा में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो उठाओ और एक वेरिएबल जो हमने अभी बनाया उसमें स्टोर करवा दो। वो स्टेप हमने करवा दिया। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमने जो नेक्स्ट वाला लिखा था कि हेड को एक पॉइंट हम आगे नेक्स्ट मूव करवाएं, हमने कहा कि उस जगह पे जाओ, पहले क्या करो कि हेड के डाटा में से वैल्यू उठाओ और उसको इंटीजर के अंदर एक स्टोर करवा दो। वो स्टोर हो गई तो अब हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवा दो। अब हमारा जो वैल्यू थी जो हमने भेजनी थी यूज़र को, वो यहाँ पर पहले पिछले जो पहला हेड है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है टेम्प के अंदर, और अब हमने इस हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवा दिया। अब अगर हेड हमारा पहले यहाँ पे था तो इसका डाटा जो है किस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, और अब हमने हेड को एक पॉइंट आगे मूव करवा दिया। जब ये दो स्टेप हमारे हो गए हैं तो अब वो डाटा हमने यूज़र को रिटर्न करना है। तो अब वो डाटा टेम्प, जो टेम्प का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है,
तो हमने जो रिटर्न करवाना है तो हम रिटर्न क्या करवाएंगे, वो जो हमने नया वेरिएबल बनाया था उसमें क्योंकि इन टाइप का डाटा स्टोर है, तो अब हम वो टेम्प रिटर्न करवा देंगे कि यहाँ पर फंक्शन जहाँ पर कॉल हुआ है वहाँ पर हम क्योंकि डाटा टाइप इसकी इंट रखी हुई है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो अब क्या करो, जो हमने पहला डाटा स्टोर करवाया था टेम्प के अंदर, पिछले जो पहले वाला हेड था उसका डाटा हमने टेम्प में स्टोर करवाया हुआ है, उसके बाद हेड को हमने एक पॉइंट आगे मूव करवा दिया। तो जो पहले वाला डाटा हमने स्टोर किया था वो अब हम रिटर्न करवा रहे हैं उस वेरिएबल के ज़रिए। तो इस तरह से हमारा जो पॉप का मेथड है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन लास्ट स्टेप अब हम यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले एक बार काउंट की वैल्यू को माइनस कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो काउंट का चेक लगा हुआ है उसमें से भी एक वैल्यू कम हो जाए। और ये जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले लिख रहे हैं, क्योंकि रिटर्न की स्टेटमेंट अगर चलेगी तो हमारा वो एग्जीक्यूशन मेथड की रुक जाएगी और वहाँ पर जहाँ से वो कॉल हुआ था वहीं पर वो चला जाएगा प्रोग्राम वापस। तो पॉप और पुश का मेथड हमने देख लिया और इस एम्पटी को हमने देख लिया। इसके बाद हमारा जो मेथड आता है वो है पीक का। तो पीक को हमने देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं। जी जितनी बार हम पॉप का पुश का कॉल करेंगे तो वो नेक्स्ट पे मूव करेगा ना, एक हेड का जो पॉइंटर है। जी तो पॉप में जब हम प्लस प्लस करते हैं वो नेक्स्ट में चला जाएगा, तो पीछे वाली सारी रिमूव हो जाएंगी। मतलब कि इसकी समझ नहीं आई, एक बार बस डायग्राम में बता दें। ठीक, क्यों स्टैक में लास्ट वाली हम रिमूव करते हैं ना, जो हमने लास्ट में ऐड की होती है। सही है, बस एक सेकंड। तो देखें, अगर हमारे पास अभी ये एक लिंक लिस्ट है जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अब अगर हम पॉप का मेथड कॉल करेंगे तो जो हमारा हेड है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये हमारा एक हेड बना हुआ है, ये हेड अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये नल पे पॉइंट कर रहा है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। पॉप हमारा कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा, सॉरी हेड हमारा कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो पॉप का मेथड नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं अपने पुश के मेथड को। जब पुश का मेथड कॉल होगा तो मेमोरी के अंदर क्या होगा कि अभी तो हमारा हेड जो है पहले नल पे पॉइंट कर रहा था, तो अब हमने पॉप का मेथड जो है कॉल किया तो नहीं चला क्योंकि हेड हमारा नल है। उसके बाद जब हमने पुश को कॉल किया है तो पुश ने क्या किया कि मेमोरी के अंदर एक नोड बनाया है। जब उसने नोड बनाया एक, तो उसने देखा कि जो हमारा हेड था वो नल था, हेड कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा था, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने जो इसका नेक्स्ट है, जो ये हमारे पास हेड है, इसके नेक्स्ट को भी उसने नल कर दिया, क्योंकि हमारा जो हेड था वो नल था। उसने हमने कंडीशन लगाई हुई थी कोड के अंदर, पुश के मेथड के अंदर, कि अगर हेड नल है तो टेम्प के नेक्स्ट को भी नल कर दो। उसने इसको नल कर दिया। अब जब ये नल था और अगली स्टेटमेंट हमने लगाई हुई थी को टेल भी इसी को बना दो, इसी को आप टेल भी कह दो, तो उसने इसी को यहाँ पर टेल बना दी। अब ये हमारी टेल भी बन गई। उसके बाद जब उसे फिर के बाद वो नीचे आया तो हमने अगली स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि हेड को जो है वो भी टेम्प जो है उसी को हेड को भी बना दो। यहाँ पर वो आया, उसने क्या किया कि यहाँ पर हेड भी इसी को बना दिया। अब यही हमारा हेड भी बन गया। अब टेल भी हमारी यही है और हेड भी हमारा यही है। अब उसने क्या किया कि एक बार दोबारा पुश का मेथड कॉल किया। पुश क्या करेगा, अब जहाँ पर टॉप पॉइंट करा रहा है वहाँ पे उसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। टॉप हम हेड को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि पहले तो उसने एक नोड बनाया मेमोरी में। मेमोरी में जब एक नोड बना उसके अंदर डाटा हमने स्टोर करवा दिया, वो स्टोर हो गया। अगली उसने इफ़ की कंडीशन चेक की कि हेड नल है कि नहीं है। अब हमारा हेड यहाँ पे नल नहीं था। जब हेड नल नहीं है तो एल्स की कंडीशन में आया वो। एल्स में क्या किया कि टेम्प के नेक्स्ट को हेड की तरफ पॉइंट करवा दिया। जब ये स्टेटमेंट परफॉर्म हुई तो टेम्प हमारा ये, अभी टेम्प हमारा ये बना हुआ है। अब क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पर टेम्प है जो अभी हमने बनाया है, ये वाला जो है, तो इसका नेक्स्ट अब कहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, हेड की तरफ। अब हेड अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट करवाएगा इधर। इसने यहाँ पे पॉइंट करवाया, ये इसके साथ लिंक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हेड को टेम्प के जब इक्वल करवाया तो अब हमारा हेड यहाँ से मूव होके अब इस जगह पर हमारा हेड नहीं रहा, क्योंकि उसको हमने टेम्प के इक्वल करवा दिया लास्ट स्टेप के अंदर। इस स्टेप में यहाँ पर जब हमने ये स्टेप किया हुआ है, इसके अंदर जब हमने टेम्प को इक्वल करवाया हेड के, तो अब हमारा हेड मूव हो गया यहाँ पर। अब ये हमारा जो था नया हमारे पास बन गया है हेड। जब ये हमारे पास हेड बन गया
तो अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड्स हो गए हैं, काउंट की वैल्यू अब वहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब उसकी वैल्यू 2 हो गई है तो जो नीचे हमने चेक लगाया हुआ है, अब पॉप का मेथड अगर हम कॉल करते हैं, पॉप के अंदर चेक क्या लगा हुआ है एम्प्टी का, कि या तो हेड नल हो या काउंट की वैल्यू 0 हो, तो वो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर स्टैक जो है हमारा एम्प्टी होता है। अब स्टैक, अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, जब पॉप कॉल होगा, अब फर्स्ट करें सिर्फ 2 नोड थे मेमोरी के अंदर, ये सिर्फ 2 नोड है। पहला जो नोड हमारा है वो हमारे पास हेड है और दूसरा जो है वो टेल है। अब हम देख रहे हैं कि हमने अभी अभी जो नोड ऐड किया था टेम्प का, वो हमारा किस साइड पे आया है, इस यहाँ पर जो अब हमारा हेड आया है ये लेफ़्ट साइड पे आया है। ये हमारा जो आखिरी हमने नोड ऐड किया है ये लेफ़्ट साइड पे आया है और ये हेड का है। जब उन्हें रिमूव करना है तो इसको ये लेफ़्ट वाला करना चाहिए, जो आखिरी नोड सबसे ऐड हुआ है। आखिरी नोड क्योंकि ये हेड पे ऐड हुआ है तो इसको रिमूव करना चाहिए। जब वो इसको रिमूव करेगा तो होगा क्या कि ये जो डाटा इसने स्टोर किया हुआ था ये डाटा वो यूज़र को रिटर्न करेगा, ठीक है, और हेड को एक पॉइंट आगे ले जाएगा। अब हेड हमारा एक पॉइंट आगे चला गया है। हुआ क्या कि जो यूज स्टैम्प में हेड में डाटा पड़ा हुआ था ये इसने यूज़र को रिटर्न करवाया यहाँ से कि ये डाटा यूज़र को दे दूँ, और हेड को उसके नेक्स्ट के इक्वल करवाया, तो हेड एक स्टेप आगे चला गया। जब हेड एक स्टेप आगे चला गया तो मतलब अब हमारा हेड जो है वो यहाँ पर आ गया। अब सबसे आखिरी एलिमेंट जो ऐड हुआ था वो ये वाला था, जो पहले वाला था, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे था। अब वो तो रिमूव हो गया, इससे पहले जो एलिमेंट हुआ था ऐड वो ये वाला होगा जो अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर है। अब क्योंकि हेड हमारे यहाँ पर है तो इससे पीछे जो एलिमेंट्स हैं वो जो आखिर पे जो ऐड हुए थे वो रिमूव मतलब हम कर चुके हैं। अब इनमें यहाँ पर अगर लिंक बना भी हुआ है तो उसका हमसे कोई लिंक नहीं है, हमारा कोई उससे वास्ता नहीं है, क्योंकि हेड हेड अब हमारा यहाँ पे आ गया। अब वो बेशक आखिर पे ऐड हुआ था लेकिन उसको अब हमने रिमूव करवा दी। जब उसको हमने रिमूव करवा दिया है तो अब उससे पहले जो एलिमेंट ऐड हुआ था वो हमारा आखिरी एलिमेंट है, तो वो जो था ये वाला होगा जो उसके राइट साइड पे था। अब अगर हमारे यहाँ पर ये आखिरी एलिमेंट जो ऐड किया गया तो अब जब पॉप का मेथड कॉल होगा तो उसको वही एलिमेंट हटाना चाहिए, वही एलिमेंट रिटर्न करना चाहिए जो आखिर पे ऐड हुआ है। अब आखिरी एलिमेंट ये ऐड हुआ होगा, इसके बाद वाला जो था बेशक वो उसके बाद ऐड हुआ था लेकिन हम उसको पहले ही निकलवा चुके हैं। जिस तरह से हम एरे में करते थे, तो अगर ये हमारी एक एरे बनी हुई है तो यहाँ पर एलिमेंट जब हम निकालते थे तो अगर हमारा टॉप अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता था, इस जगह पर हमारे 3 एलिमेंट फर्ज करें पड़े हुए हैं इस एरे के अंदर, तो अभी टॉप हमारा इस यहाँ पर इस इंडेक्स के ऊपर था, यहाँ पर पॉइंट कर रहा था। तो हमने जब निकाला यहाँ से कोई वैल्यू पॉप का मैसेज निकाला तो उसने क्या किया, ये एलिमेंट निकाला यहाँ से, इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी यूज़र को, और टॉप को एक पॉइंट पीछे ले आया और टॉप हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इससे पिछले इंडेक्स के ऊपर। तो वैल्यू तो वहाँ पर पड़ी हुई है एरे में लेकिन टॉप हमारा एक पॉइंट पीछे हो गया है। टॉप पीछे हो गया और काउंट की वैल्यू हमने माइनस माइनस कर दी। अब हमारा टॉप इस इंडेक्स पे था, तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया कि जो पहला एलिमेंट वहाँ पे नोड जो हमने बनाया हुआ था वो नोड तो वहीं पे पड़ा हुआ है लेकिन हमने हेड को एक पॉइंट इस तरफ ले आए हैं। एरे के अंदर हम राइट साइड पे मूव कर रहे थे कि हम जो एलिमेंट ऐड करते थे जो आखिरी एलिमेंट होता था वो राइट साइड पे आता था। लिंक लिस्ट के अंदर आखिरी एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आता है क्योंकि इसमें जो हम एडिशन करते हैं वो लेफ्ट साइड पे आता जा रहा है, इसलिए हम इसमें लेफ्ट साइड से राइट पे आते हैं। एरे में क्योंकि आखिरी मिनट राइट साइड पे आता था, हम पहला 0 पे ऐड करते थे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, हम राइट साइड पे मूव करते जाते थे। तो जब पॉप का मसला हम कॉल करते थे तो हम सबसे राइट साइड वाला मेथड जो इंडेक्स होता था, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें से वैल्यू निकालते थे और एक स्टेप लेफ्ट पे चले जाते थे। लेकिन लिंक लिस्ट पे हम देख रहे हैं जो डाटा हम ऐड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट जो हमारा बनता है बाकी सारे एलिमेंट उसके लेफ्ट साइड पे ऐड होते हैं। जब हेड का हम पुश का मेथड कॉल करते हैं तो नया एलिमेंट लेफ्ट पे बनता है, दोबारा पुश कॉल करते हैं तो नया एलिमेंट फिर लेफ्ट पे बनता है। इसलिए जो हम नोड निकालते जाएंगे वो लेफ़्ट साइड से निकालना शुरू करेंगे। पॉप जब भी कॉल होगा वो लेफ़्ट साइड वाला डाटा निकालेगा। अब सबसे लेफ़्ट पे पॉप का मेथड अगर आता है, जो हेड हमारा आता है, तो हम हर बार हेड की डाटा निकालते हैं और हेड को एक स्टेप राइट पे मूव करवा देते हैं। जिस तरह एरे में हम टॉप में से राइट वाली वैल्यू निकालते थे और टॉप को एक स्टेप लेफ़्ट पे मूव करवा देते थे कि एक स्टेप पीछे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे डाटा पड़ा होता है, जो भी सबसे आखिरी डाटा लेफ़्ट पे होता है जो कि हेड हमारा होता है, उसमें से हम डाटा निकालते हैं और उसको एक स्टेप राइट पे मूव करवा देते हैं। अब अगर एरे में सिर्फ एक नोड हमारा बचा हुआ है जो कि हेड भी है और टेल भी है तो हमारी एरे नल नहीं है। जब पॉप का मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा इस एक नोड के ऊपर
इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो यूज़र को रिटर्न करेगा। उसने जब वो वैल्यू यूज़र को रिटर्न कर दी तो अब उसको मूव करवाना चाहिए हेड को एक पॉइंट आगे। एक पॉइंट मूव आगे कैसे करवाते थे कि हेड को उसके नेक्स्ट के इक्वल करवा देते थे। अब हेड के नेक्स्ट में अगर ये आखिरी नोड है तो हेड का नेक्स्ट है जो, अगर यही अगर आखिरी नोड है तो ये टेल भी होगा, तो टेल का नेक्स्ट हमेशा नल होता है। अब इसके नेक्स्ट में अगर नल पड़ा हुआ है तो हेड को जब हम उसके नेक्स्ट के इक्वल करेंगे जिसमें नल पड़ा हुआ है तो हेड भी हमारा जो अब पॉइंट कराना शुरू कर देगा वो नल पे पॉइंट करवाएगा। और जब हेड हमारा नल पे पॉइंट करा रहा है तो इसका मतलब वो जो नोड्स हमारे पड़े हुए थे वो तो नोड्स वहीं पे हैं, लेकिन हेड हमारा नल हो गया है। जब हेड नल हो गया है तो अब हमारा पॉप का जो मेथड जब हमने दोबारा चलाना है तो वो पहले इस एम्पिटी की कंडीशन चेक करेगा। इस एम्पिटी में कंडीशन लगी हुई है कि अगर हेड नल है तो मतलब स्टैक हमारा जो है वो खाली हो गया है, तो इसलिए हमारा जो स्टैक होगा फिर वो नहीं चलेगा, वो उसके अंदर पॉप का मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमारा स्टैक जो है वो खाली है, हेड हमारा नल पे पॉइंट कर रहा है। तो 131 इस पॉइंट में कंफ्यूजन जो दूर हुई है। जी थैंक यू, समझ आ गई। ठीक, कोर्ट में हम कहाँ थे, पॉप, जो पॉप का मेथड जो है हमारा हो गया था। अब पीक अगर हम देखें तो पीक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हेड पॉइंट कार है, बस उसके डाटा को हमने यूज़र को बताना होता है कि पीक के ऊपर क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो हमने सिर्फ सिंपल क्या स्टेप करना है कि हमने जाना है जहाँ पर भी हेड है उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है यूज़र को रिटर्न करवा देना है। हमने हेड को आगे पीछे मूव नहीं करवाना, हमने और कोई काम नहीं करना, ना ही काउंट की वैल्यू में प्लस माइनस कुछ करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेड पॉइंट कार है वहाँ पर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो यूज़र को रिटर्न करवाना है। तो उसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आकर इसको अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके ऊपर डाटा रिटर्न करना है। उसकी डाटा टाइप हमने यहाँ पे पी की रखी है और उसके बाद कोई आर्गुमेंट हम उसको पास नहीं कर रहे क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू उसको नहीं देनी है। वैल्यू जो भी उसके पास होंगी वो पहले से होंगी। अब यहाँ पर आकर पीक के अंदर जब उसकी कोडिंग को हम देखेंगे तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि इंट स्टैक पीक का मेथड है जब हम कॉल करेंगे तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि अगर तो स्टैक खाली नहीं है, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही पीक की वैल्यू जो है रिटर्न करो। अगर स्टैक खाली है तो आपने वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, क्योंकि अगर खाली हो जाता है तो एल्स के अंदर जो हमने कंडीशन ऊपर लगाई हुई है वही कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा देंगे। अगर स्टैक खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो डाटा हमने रिटर्न करना है यूज़र को जो पड़ा हुआ है हेड के ऊपर, तो रिटर्न हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं कि रिटर्न लिखें कि यहाँ पे ये वाला सिर्फ आप दोबारा 1 मिनट करवा देंगे। क्या चीज़, मैंने कहा ये वाला जो आप समझा रही हैं 1 मिनट दोबारा करवा दें। पीक का। ठीक, जी जी जब हम पीक का मेथड चलाते हैं तो पीक में हमने क्या करना होता है कि जहाँ पर भी हेड पॉइंट कर है, अब हेड कहीं पर भी पॉइंट कर है लिस्ट के अंदर, हेड नल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा। तो जहाँ पर भी हेड पॉइंट कर है उस जगह पर जाओ और जो डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पर वो यूज़र को रिटर्न करवा दो। हेड के ऊपर जो भी डाटा है उसको यूज़र को रिटर्न करवाओ। सिर्फ डाटा को रिटर्न करवाना है। अब हमने ना तो हेड को आगे मूव करना है ना पीछे, ना काउंट की वैल्यू में प्लस माइनस करना है, सिर्फ हेड के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो यूज़र को देना है। तो हम करेंगे क्या कि ये स्टेटमेंट हमें सिर्फ तब चलानी है हेड वाली, इस पीक वाली, कि जब हमारा हेड नल नहीं है। यानी हेड अगर कहीं पे पॉइंट कार है वो नल नहीं है तो वहाँ पर जाओ जहाँ पर हेड पॉइंट कार है और वहाँ पर जो भी डाटा है वो यूज़र को रिटर्न करवा दो। तो क्योंकि उसने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो पीक का जो डाटा है मेथड है उसकी डाटा टाइप हमने इंट रखी है। अब अंदर आए हमने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर तो वो एम्प्टी है तो हेड नल होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम वो ऑपरेशन जो परफॉर्म हमने करना है वो करेंगे। अगर एम्प्टी है तो सी आउट के स्टेटमेंट से बता दो कि स्टैक इज़ एम्प्टी, और अगर नहीं है तो अंदर आओ रिटर्न पे। यहाँ पर आने के बाद क्या करो, रिटर्न क्या करो कि हेड जहाँ पर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाओ और उसका जो डाटा का वेरिएबल है उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो बस रिटर्न करवा दो। अब होगा क्या कि जहाँ पर भी हेड पॉइंट कर रहा होगा, अगर तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है, अब हेड अगर शायद पहले हो सकता है कि लिस्ट में 10 नोड हो, लिस्ट में 15 नोड हो या सिर्फ एक नोड हो, तो हेड जो है हमेशा पहले नोड को जो होगा जो पॉइंट कर रहा होता है जो कि सबसे लेफ़्ट पे होगा। तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे जाएगा जहाँ पर भी हेड है और उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होता है
हेड के डाटा के वेरिएबल में, उसको रिटर्न करवा देगा यूज़र को। जब वो यूज़र को रिटर्न हो जाएगा तो हमने जहाँ पर मेथड कॉल किया हम उसको वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे भी यूज़ करवाना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हेड को हमने ना आगे मूव किया ना पीछे मूव किया, क्योंकि पीक के अंदर सिर्फ हम पीक की वैल्यू, जो हेड की वैल्यू होती है, टॉप पे जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं और कुछ भी हम नहीं करवाते। तो पीक का मेथड हमारा सिर्फ इतना ही काम करेगा। पीक का भी हमारा मेथड हो गया। तो अब इसके बाद हमारे पास जो दो मेथड्स रह गए हैं वो सिर्फ एक ट्रैवर्स का। तो ट्रैवर्स अगर हम जब करना होता है तो लिस्ट के अंदर अब जितने भी नोड्स हैं, अगर हमारा हेड नल नहीं है तो उसका मतलब कोई ना कोई नोड्स उसके अंदर मौजूद है। अब जितने भी नोड्स होते हैं हम हेड से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाकर सारे एलिमेंट्स को विजिट करते हैं और उनका डाटा जो है हम प्रिंट कराते हैं। जिस तरह कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर देखा था कि हेड से स्टार्ट करते हैं, उसको उससे नेक्स्ट पे लेके जाते हैं, उसका भी डाटा, फिर उससे नेक्स्ट पे उसका डाटा, जब तक हमारी टेल नहीं आ जाती तब तक हम लिस्ट को विजिट करते रहते हैं और डाटा को प्रिंट करवाते रहते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रैवर्स कोई भी जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा होता। तो ट्रैवर्स इसलिए उसको हमने जो यहाँ पर डाटा टाइप रखी है वो वाइड है और कोई भी हमें उसको डाटा भी नहीं देना, कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे, कोई नई चीज़ नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ पर हम आर्गूमेंट भी नहीं पास करेंगे। तो नीचे आकर ट्रैवर्सल का अगर हम यहाँ पर कोड देखते हैं, ट्रैवर्सल को यहाँ पर वाइड स्टैक ट्रैवर्सल, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने अगर ट्रैवर्स करना था तो हमने देखा था कि हम पहले एक नया नोड बनाते थे, टेम्परेरी नोड, जिसको हम हेड की इक्वल करवाते थे एक नए नोड को, और फिर हम लिस्ट के आगे आगे मूव करवाते जाते थे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आकर एक नोड बनाएंगे, टेम्प नोड स्टैरिक टेम्प, उसको मेमोरी हम उतनी ही एलोकेट करेंगे जितनी नोड की क्लास को चाहिए। अब ये नोड की क्लास इतनी हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अब यहाँ पर जो मैंने पहले मुझे मेंशन करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं की, कि यहाँ पर जब भी हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जिसको मेमोरी एलोकेट करते हैं नोड की क्लास की, अब जितनी बार भी हमने एक टेम्प का वेरिएबल बनाया है, जहाँ जहाँ भी हमने यूज़ किया, हम देखते हैं कि न्यू का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जिसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए रन टाइम पे मेमोरी हम उसको कितनी देते हैं, नोड क्लास जितनी, कि जितनी इस नोड की क्लास जो हमने बनाई हुई है, जितनी इस क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए जितनी डाटा चाहिए, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी इसको दो। अब हर जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है नोड का, जितनी बार भी नोड का हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जब हम उसको मेमोरी लोकेट करते हैं वो उतनी मेमोरी मिलती है जितने के अंदर वो अपने डाटा मेंबर्स को स्टोर कर सके। नोड के जो मेथड्स हैं उनके लिए मेमोरी हमें नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ डाटा मेंबर्स के लिए वैल्यू जो है चाहिए होती है, कि जितने इसके डाटा मेंबर्स को वैल्यू चाहिए उतनी इसको लेके मेमोरी दे दो। अब नीचे जो फंक्शन जो बने हुए हैं उनकी जितनी मेमोरी है वो उसको एलोकेट नहीं कर रहा, उतनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है जितने डाटा मेंबर्स के लिए चाहिए। अब डाटा मेंबर्स की कॉपी जो होती है ना, हर ऑब्जेक्ट के लिए डाटा मेंबर्स की मेमोरी अलग होती है, डाटा मेंबर सारे जो होते हैं वो अलग अलग अपने रखते हैं हर ऑब्जेक्ट, लेकिन जो मेथड बने हुए होते हैं क्लास के वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं। डाटा मेंबर सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट के लिए जो होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स आप क्लास के बनाएंगे उनके लिए जो डाटा होगा, जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो सबकी अलग होगी, लेकिन जो मेथड्स होंगे वो सब के लिए सेम होंगे। अब मेथड के अंदर किसी की भी चेंजिंग नहीं होएगी। अब एक क्लास के अंदर हम 10 मेथड्स बना रहे हैं तो 10 सब्जेक्ट्स अगर हमने बनाते हैं तो उन सब के लिए मेथड सभी सेम रहेंगे, लेकिन जो अगर हमने जो मेंबर्स डाटा मेंबर्स उनसे बनाए हुए हैं, जो वेरिएबल्स बनाए हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो मेंबर डाटा मेंबर्स होंगे वो अलग होंगे, मेथड सब के लिए सेम होंगे, जो डाटा मेंबर्स हैं वो सब के लिए अलग अलग होंगे। अब अगर हम एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं नोड के n1 और n2, तो n1 के लिए अपना डाटा और नेक्स्ट का वेरिएबल अलग होगा, n2 के लिए डाटा और नेक्स्ट का वेरिएबल अलग होगा, लेकिन जो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है नोड का, अब ये सभी क्लासेस के लिए सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा। एक चीज़ तो ये, और दूसरी ये कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं टेम्प क्लास, इस नोड की क्लास के, और टेम्प अगर हम एक बार बनाते हैं या दो बार बनाते हैं तो हर बार उसको हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं इसी क्लास जितनी इस क्लास को चाहिए, जितने इसके डाटा मेंबर्स है उतनी मेमोरी उसको एलोकेट करो। तो मैंने देखा कि अक्सर लोग जो कोड अपना लिखते हैं, स्कूल में भी लिख रहे हैं या कॉलेज में लिख रहे हैं, वो करते क्या है कि वो जो ये हेड का वेरिएबल है, टेल का वेरिएबल है और उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो अलग क्लास बनाने के बजाय वो सारे एक नोड की क्लास के अंदर ही बना देते हैं। वो एक ही क्लास बनाते हैं नोड की, इसी के अंदर डाटा भी रख देते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट भी रख देते हैं, यहीं पर टेल हेड सारे वेरिएबल्स यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब वो इस तरह से करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स यहीं पर एक क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं अलग क्लास बनाने के बजाय, तो जितनी बार भी हम यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना इस क्लास का, अगर जिस तरह भी हमने यहाँ पर बना रहे हैं,
नोड की क्लास का हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो हर बार यहाँ पर आएगा। हर बार उसने आके जब एक क्लास हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो डाटा का वेरिएबल हम यहाँ पर नेक्स्ट का 2 बनाए हैं, तो 2 के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहीं पर हेड भी ऐड किया हुआ है, यहीं पर टेल भी ऐड किया हुआ है, तो वो सारी मेमोरी उसकी भी कैलकुलेट करेगा, उनके लिए जितनी मेमोरी चाहिए वो भी उस ऑब्जेक्ट को जाकर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। अब हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए था, जो हमने हेड का नोड की क्लास का बनाना है, टेम्प का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमने उसमें सिर्फ 2 चीज़ें स्टोर कराने की ज़रूरत है, एक तो डाटा और एक नेक्स्ट का वेरिएबल जो नेक्स्ट का एड्रेस होगा। तो अब अगर हेड भी इसी में है, टेल भी इसी में है, तो उन वेरिएबल्स के लिए भी मेमोरी अब जो है यूज़ करना शुरू कर देगा। तो उसको अब यहाँ पर अगर हमने हेड बनाया होता है और फर्स्ट करें हम यहाँ पर नोड के नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमने नोड स्टैटिक हेड भी यहीं पर बना दी है, यहाँ पर हमने हेड भी बना दिया है, यहाँ पर हमने स्टैटिक के साथ टेल भी बना दी है। अगर हम टेल हेड सब कुछ यहीं पे बना रहे हैं, तो जितनी बार हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो वो इनके लिए भी मेमोरी अलग से रिजर्व करेगा। उसके बाद अगर हम काउंट का वेरिएबल भी यहीं पे बनाते हैं, तो जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे नोड क्लास जितनी, तो वो फिर हेड टेल काउंट सब के लिए मेमोरी वो भी रिजर्व करेगा। तो ये काम जो है इसको थोड़ा अवॉइड करें कि नोड की क्लास अगर आप बना रही हैं तो नोड की क्लास के अंदर सिर्फ वही डाटा रखें जिसकी आपको ज़रूरत है। अब नोड को अगर सिर्फ एक डाटा के वेरिएबल की ज़रूरत है और एक नेक्स्ट के जो पॉइंटर की, तो इसमें सिर्फ 2 ही बनाएं। हेड और टेल की अलग क्लास बना लें, वहाँ पर उसको अलग से अपनी क्लास में रखें, क्योंकि हमें हेड और टेल एक ही चाहिए। अब हर ऑब्जेक्ट के लिए हेड और टेल अलग अलग नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के लिए डाटा अलग है, नेक्स्ट का पॉइंटर अलग है नोड के लिए, लेकिन हेड और टेल सब के लिए हमने सेम ही बनाना है, हमें उनको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम उनको भी अगर हम किसी क्लास के अंदर बना देते हैं, तो फिर क्या होगा कि जितनी बार हम नोड का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो वो डाटा नेक्स्ट हेड टेल काउंट सब के लिए मेमोरी जो है रिजर्व करना शुरू कर देगा, और हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब लैगी बन जाएगा, और उसका जो मेमोरी जो उसने यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, मेमोरी को वेस्ट भी करेगा और स्लो भी हो जाएगा। तो इसलिए नोड की क्लास के अंदर उतनी ही चीज़ें बनाएं जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रैवर्सल में थे, जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर वापस चलते हैं कि नोड की क्लास के अंदर हम यहाँ पर आए, इस ट्रैवर्सल के अंदर एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाया टेम्प हमने अब जब बना दिया, तो हमने उसके बाद क्या करना है कि हमने पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको विज़िट करना है, हर जगह पे जाना है और उस पॉइंट पे हर नोड पे जाकर उसके डाटा को प्रिंट करवाना है। तो मैंने बताया था कि जब हम पोजीशन से डील कर रहे होते हैं, कल के लेक्चर में मैंने बात की थी कि जब हम किसी पोजीशन से डील कर रहे हैं, जब हम पोजीशन की बात करते हैं, तो हम नंबरिंग वाले जो है फॉर के लूप के अंदर हम नंबर्स दे रहे होते हैं, i इज़ इक्वल टू 1, जब हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन से डील करना होता है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डील नहीं कर रहे, हमने फुल लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, या कोई पोजीशन हमें नहीं दी हुई, हमें बस लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, हमें पोजीशन का नहीं पता कि कहाँ तक हम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हेड का जो हमारे पास होते हैं यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं, हम उनके साथ लूप चलाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डील नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि हमने मिड में किस पोजीशन पे जाकर वैल्यू उठानी है, क्या करना है, या हमने कितने साइज़ तक उठानी है, कितने नंबर तक उठानी है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग वाले लूप नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर वही लूप चलाएंगे जो ऑब्जेक्ट के साथ हम बना रहे हैं। हम करेंगे क्या कि टेम्प इज़ इक्वल टू हेड के टेम्प को स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दी जो हेड के पास है, तो लूप को कब तक चलाओ, जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता। अब ये नल कब होगा, जब वो टेल पे पहुंचेगा, जब टेल के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, तो क्योंकि टेल का नेक्स्ट हमेशा नल होता है, तो हमारा टेम्प भी ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। और हम इसको इंक्रीमेंट की जगह हम क्या लिख रहे हैं, टेम्प को हर बार टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, कि हर बार यहाँ पर आओ और उसको उसके नेक्स्ट के इक्वल करवा दो, यानी टैप जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उससे नेक्स्ट पे ले जाओ, फिर उससे नेक्स्ट पे ले जाओ, हर बार इस बार जितनी बार लूप चले तो उसको नेक्स्ट पे लेके जाते जाओ, जब तक कि हमारा हेड जो टेम्प पे नल नहीं हो जाता। और अंदर आके क्या करो, यहाँ पे आओ सी आउट, और जो भी जिस टेम्प पे जा रहे हो, जिस नोड को विजिट कर रहे हो, उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को प्रिंट आउट करवा दो। तो ये डाटा को हर बार प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ इस लूप से पहले मैं सी आउट की स्टेटमेंट लगा देता हूँ, पहले स्टैट लिख दो कि यहाँ पे मैं प्रिंट करने लगूँ स्टैक को, और हर नोड पे जाते जाओ और वहाँ पर जो है जाकर ट्रैवर्सल करो और यहाँ पर डाटा को प्रिंट करते जाओ। और उसके बाद क्या करो कि यहाँ पर नीचे आकर
एक सी आउट की एंड एक पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दो। अब ट्रेवर्सल के अंदर हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक चेक लगा सकते हैं एज ए पीटी वाला कि यहाँ पर हम चेक कर लें ट्रेवर्सल करने से पहले कि अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है तो ही ये काम करेगा। जिस तरह यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई हैं ऊपर जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कि इफ़ नॉट एम्प्टी वाली, तो ये कंडीशन हम नीचे भी लगा सकते हैं। अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करना चाहें नीचे तो स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, और ये जो सारे काम हमने यहाँ पे करवाए हैं इनको हम इसकी जगह रख देंगे इस कंडीशन के अंदर। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ये सिर्फ उसी सूरत में परफॉर्म होंगे जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तो वो इन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर ट्रैवर्सल भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी तरह से। अब लास्ट जो हमारा रह गया है वो रह गया है क्लियर स्टैक का। तो उसके अंदर सिंपल जिस तरह से हम क्लियर स्टैक को हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टैक को क्लियर करना है तो वाइड क्लियर स्टैक, सो कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे। तो इसके अगर हम कोडिंग को देखना चाहें कि हमने इसको क्लियर स्टैक को करना कैसे है तो यहाँ पे हम इजीली वाइड स्टैक क्लियर स्टैक में आओ और यहाँ पर आकर करो क्या कि हमने जो हेड बनाया हुआ है और जो टेल बनाया उसकी वैल्यू को नल कर दो। हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल। अब हेड को भी नल कर दो, टेल को भी जो है नल कर दो। तो उनकी वैल्यू को नल कर दिया और साथ जो हमने काउंट का वेरिएबल बनाया हुआ है उसको भी ज़ीरो कर दो। तो ये स्टेप अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें आ रहा है यहाँ पे जो है ये स्टैक जो है क्लियर हो जाएगा। इस तरह से स्टैक भी हमने क्लियर जो है उसका जो मेथड था वो बना लिया। अब ये सारे मेथड हमने बना लिए हैं, इनके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है? इनकी समझ आ गई? जी आ गई है समझ। बस एक बात ये बता दें कि ये जो हेड होता है मतलब स्टैक में हम टॉप के नाम से यूज करते हैं ना, तो ये टॉप वही हेड ही है ना? जी, जो हमारा हेड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वही हमारा टॉप है। ठीक है। इसका नाम अगर हम यहाँ से हेड की जगह टॉप भी यूज़ करना चाहें तो उसमें मसला नहीं है, क्योंकि टॉप और हेड हमारा सेम चीज़ है। यहाँ पर एक बार हम मेन मेथड को कॉल करके जो है देख लेते हैं। तो स्टैक हमने अगर बनाया था तो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टैक st, सबसे पहले हम st डॉट ट्रैवर्सल को देखते हैं कि ट्रैवर्सल एक बार कॉल करते हैं कि वो क्या देगा। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रैवर्सल को कॉल कर लिया और अब हम एक बार st डॉट पॉप को कॉल करेंगे कि पॉप करके बताए वैल्यू को। उसके बाद st डॉट पीक को कॉल करते हैं। अब हम st डॉट पुश करते हैं यहाँ पर और 10 पुश किया। st डॉट पुश 20 और st डॉट पुश 30। अब 3 एलिमेंट्स हमने इसमें पुश करवा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार दोबारा से हम st डॉट पीक के एक ट्रैवर्सल को कॉल करते हैं। ट्रैवर्सल उसके बाद st डॉट पॉप, और जहाँ पे हमने पॉप को कॉल किया है वहाँ पर क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न करवाएं तो उसको हमें सी आउट भी करवाना पड़ेगा साथ शो करवाने के लिए कि वहाँ पे वो क्या करवाए। st डॉट पॉप अगर हमने यहाँ पे दोबारा नीचे इसको कॉल किया है st डॉट पॉप को तो उसकी जगह भी यही आएगा कंट्रोल प्लस p। अब जहाँ जहाँ भी हम कॉल कर रहे हैं पीक को या पॉप को वहाँ पे साथ सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू आगे से रिटर्न करवा रहे हैं। तो उन वैल्यू को अगर हमें रिसीव करके यहाँ पर शो करवाना है तो उसके लिए साथ सी आउट की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी पीक। और लास्ट
लास्ट पे एक बार फिर ट्रेवर्सल। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक बार ट्रेवर्सल को कॉल किया खाली लिस्ट के ऊपर, और खाली लिस्ट के ऊपर ही पॉप और पीक को भी कॉल किया। फिर तीन मेथड्स हमने तीन एलिमेंट्स पुश किए हैं 10, 20 और 30। दोबारा ट्रेवर्सल, फिर एक बार पॉप किया, फिर पीक की वैल्यू चेक किया और दोबारा ट्रेवर्सल। अब इसको रन करते हैं। तो पहले ट्रेवर्सल कॉल किया था हाई लिस्ट के ऊपर, स्टैक इज एम्प्टी आया। फिर पॉप हाई लिस्ट के ऊपर कॉल किया था तो बताया पॉप की जगह आ रहा है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। उसके बाद हमने यहाँ पे पीक का मेथड कॉल किया था, ये पीक था तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पर पीक। तो पीक के ऊपर कोई रैंडम वैल्यू आई है और पीक के बाद क्या बता रहा है, स्टैक इज एम्प्टी। पॉप और पीक, उसके बाद स्टैक जहाँ पे चला है 30, 10 और 20 हमने पुश किया था। पॉप हमने किया तो 30 आया। उसके बाद पीक पे अब जो वैल्यू आ रही है टॉप की 20 और लास्ट पे 20 और 10। तो बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं और यहाँ पर जो है ये गलत वैल्यूज़ आ रही हैं। पॉप किस जगह पर, यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं। st.pop cout। तो यहाँ पर जब हमने पीक का मेथड बनाया या पॉप का मेथड बनाया है, तो अगर तो वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आती है, कुछ भी वो रिटर्न कर रहा है, तो उसकी जगह पे वो क्या एक वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टैक हमारा खाली हो जाता है तो पॉप या पीक का मेथड हमारा नहीं चलेगा। जब वो मेथड नहीं चलते तो क्या हो रहा है कि एल्स में अंदर आके वो ये तो प्रिंट कराते हैं सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, वो चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर उसने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करनी है इंट को। जब उसने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, हमने सिंपल सी आउट लिखा है स्टैक इज़ एम्प्टी और कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई। हमने इसको कोई भी वैल्यू जो है नहीं दी। जब हमने कोई वैल्यू नहीं दी है और मेन के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी आउट के साथ मैंने इसको कॉल किया है। जब सी आउट के साथ मैंने इसको कॉल किया है यहाँ पर st.pop, तो इसकी जगह पे उसने कोई ना कोई वैल्यू रखनी है क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। तो जब कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है और हमने वहाँ से खाली स्टैक की सूरत में कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, तो यहाँ पे वो गार्बेज वैल्यू दे रहा है। तो बस गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करना है तो हम यहाँ पर पॉप और पीक के अंदर इस जगह पर रिटर्न 0 करवा सकते हैं कि 0 रिटर्न कर दो या -1 रिटर्न कर दो, ताकि अगर स्टैक खाली भी होता है तो एरे डिस्प्ले कराने के बाद वहाँ पर वो एक चीज़ बता दे कि हमारा जो स्टैक है वो -1 है, कोई चीज़ यहाँ पर है, ये कोई भी 0 हम यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि वो गार्बेज वैल्यू को डिस्प्ले ना करे। अब अगर खाली स्टैक के ऊपर हम उसको कॉल करते हैं मेथड को सी आउट के साथ, अगर हम यहाँ पे सी आउट ना लिखें तो वो कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाएगा क्योंकि हम यहाँ से कोई चीज़ को डिस्प्ले करवाने का बोल ही नहीं दे रहे। हमने सिर्फ मेथड को कॉल किया है और जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सी आउट के साथ कॉल करते हैं जैसे हमने नीचे किया है, अब अगर जब नीचे हमने सी आउट के साथ उसको कॉल किया तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा था, स्टैक एम्प्टी नहीं था तो उसने कोई वैल्यू रिटर्न की है। लेकिन ऊपर जब हमने यहाँ पर कॉल किया है सी आउट के साथ इनको, तो स्टैक खाली था, उसने डिस्प्ले कराया कि स्टैक खाली है। लेकिन क्योंकि अब हमने सी आउट करवाया था उस मेथड को, तो उस मेथड की जगह उसने कोई ना कोई वैल्यू प्लेस करनी थी। अब उसने वैल्यू को प्लेस करनी है तो हमने वहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, तो वहाँ पर गार्बेज वैल्यू को प्लेस कर देता है। अब उसकी जगह मैंने 0 प्लेस करवाया, वहाँ पर देखते हैं कि अब वो क्या करता है। तो अब ये स्टैक इज़ एम्प्टी को डिस्प्ले कराने के बाद स्टैक हमारा खाली है, उसकी जगह पर वो 0 लिख रहा है। तो अब उसने वो गार्बेज वैल्यू जो वहाँ पे दे रहा था वो गार्बेज वैल्यू उसने वहाँ पे नहीं दी है। तो इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया आज का लिंक लिस्ट के साथ। आ गया समझ। ठीक है, क्लियर हो गया। सही है। तो कल लास्ट है तो कल कोशिश करेंगे कि क्यू का टॉपिक भी हम जो है उसको देख लें, एरे के साथ भी और लिंक लिस्ट के साथ भी। तो ठीक है, इसका मेन्यू आप बना लें और कल इसके ऊपर चेक कर लेंगे। लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूँगा, कोड भी सेंड कर दूँगा। ठीक है, क्लास अगर फिर सब क्लियर है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं।